स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आप लोग के सामने मैं क्लास 12th के वॉल्यूम 1 का चैप्टर लेके आया हूँ और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्चुअली में हम लोग इसको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हम लोगों ने क्लास 6 में, 7 में, 8th में अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, चीज़ों को कैसे अरेंज कर लिया जाए। एंड एज वेल एज हम लोगों ने अलजेब्रा वर्ड को भी पढ़ा हुआ है, मतलब कि किन्हीं चीज़ों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना। उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलजेब्रा के लिए काउंट होती हैं। ये एडिशन के रिस्पेक्ट में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी होता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, इन सब के रिस्पेक्ट में भी हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मैट्रिक्स। तो हमें सबसे पहले ये समझना और जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। जैसे सब लोग अपने स्कूल में प्रेयर में खड़े ही होते होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है प्रेयर करने का मन ना होता हो तो स्कूल लेट पहुंचते हो, कभी भगा दिया जाता हो, कभी प्रेयर में खड़े ही ना होने दिया जाता हो, कभी इतना खड़े कर दिया जाता हो कि वो एक्स्ट्रा हो जाता हो। फिलहाल जब आप लोग स्कूल में प्रेयर में खड़े होते हैं तो बहुत सारी लाइंस लगी होती हैं, वो कॉलम के फॉर्म्स में होती हैं। और हर क्लास का जो पहला बच्चा होता है वो रो के फॉर्म में खड़ा होता है, पहला बच्चा, फिर हर क्लास का दूसरा, फिर हर क्लास का तीसरा। तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट बनता है वो रो और कॉलम में बनता है। लेकिन एक छोटा सा फ़र्क ये होता है वहाँ पे कि हर क्लास में नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स सेम नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है हम उसको प्रॉपर एक मैट्रिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कुछ कुछ मैट्रिक्स के टाइप की चीज़ है। मैं वहाँ से सिर्फ 2 वर्ड्स यूज करना चाह रहा हूँ, एक कॉलम और दूसरा रो। अगर हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से अरेंज करें कि वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करे, उनमें कुछ रोज़ हों और कुछ कॉलम्स हों, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा आपने कुछ अपनी डेली लाइफ में देखा है, जैसे घर में होली के टाइम पे गुझिया बनती है, तो गुझियों को जो है इस तरीके से लोग लगाते हैं लाइन से बनाने के बाद, तलने से पहले, कि उनमें रोज़ और कॉलम्स बनते हैं, तो वो मैट्रिक्स हो जाता है। ऐसे ही जब लोग पापड़ बनाते हैं तो वहाँ पे भी रोज़ और मैट्रिक्स के ही फॉर्म में, उस रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में उसको लगाते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? आपका मैट्रिक्स हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कहानी तो आपने सुन ली, समझ ली। डेफिनीशन आपके सामने है कि एन अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, मतलब रेक्टेंगल containing m rows and n columns। ये m और n कुछ नंबर्स कंटेन करेंगे, जैसे m की प्लेस पे 2 आ गया तो 2 रोज़, n की प्लेस पे 5 आ गया तो 5 कॉलम्स, है ना। इज कॉल्ड एन m क्रॉस n। इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का साइन है ये, इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो m क्रॉस n लिखा हुआ है, दिस इज़ ऑर्डर। ये कभी भी n क्रॉस m नहीं होगा। m हमारा क्या है? रोज़ के लिए, और n जो है वो हमारा किसके लिए? कॉलम के लिए। तो पहले नंबर ऑफ़ रोज़ ही लिखी जाएंगी और उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखे जाएंगे। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। जो हमारे पास
अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स को, और मैट्रिक्स के अंदर रहने वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर्स को यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बनाया है, जैसे 2x3 मतलब 2 रोज़ और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स। देखिए इसमें 2 रोज़ हैं, फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, और 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। रोज़ और कॉलम को आप ऐसे समझिए कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वो रोज़ हो जाती हैं, और जो वर्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और है मैट्रिक्स B, ये 3x2 की है। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये मैट्रिक्स C है हमारे पास, जो 1x1 की है, इसमें 1 रो 1 कॉलम है, इसलिए सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है। ये मैट्रिक्स D है, 2x2 की है। यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ये मैट्रिक्स E है, 3x3 की है। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और इनका जो ऑर्डर है, अगर उसको हम एज अ प्रोडक्ट कर लें तो कितने एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर रहेंगे ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर देखिए यूज करते हैं, और ये जो ब्रैकेट्स बने हैं आप जानते हैं ये बिग ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को लिखने के लिए इन बिग ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म का है, AIJ के फॉर्म का। AIJ क्या है, सफिक्स के तौर पे यूज हुआ है। सफिक्स और प्रीफिक्स तो आप जानते ही हैं, अभी इसको मैं और इलेबोरेट करूँगा। और यहाँ नीचे हमने क्या लिख दिया, M×N मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए बता दिया गया कि I जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को डिनोट करता है, और जो J है वो आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिनोट करता है। अब आप एक मैट्रिक्स देखिए, एग्जाम्पल है आपके लिए कि इफ़ AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J देन फॉर्म 2x2 मैट्रिक्स। अब AIJ 2x2 ये हमें फॉर्म करना है। 2x2 का मतलब क्या हो गया, 2 रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो हम इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा वो हमारा होगा एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। आप यहाँ पे आइए एक बार देखिए, जैसे यहाँ पे ये स्मॉल a है, ये फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का भी पहला एलिमेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं A11। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। हमारे पास सिर्फ 2 रोज़ थी और 2 कॉलम्स थे, इसलिए हमने इस तरीके का एक अरेंजमेंट बना लिया। अब AIJ को उसने डिफाइन किया है I प्लस J, तो A11 तो 1 + 1 कितना हो गया 2, A12 I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पे 2, 1 + 2 3। ऐसे ही A21 I की प्लेस पे 2, J की प्लेस पे 1 3, A22 I की प्लेस पे भी 2 और J की प्लेस पे भी 2, तो ये हो गया 4। ऐसा हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, इन एलिमेंट्स को हमने लिख दिया, तो आपको एक मैट्रिक्स मिल गई 2 3 3 4। 2x2 की मैट्रिक्स है ये, जो कि हमने यहाँ से ऑब्टेन की। तो यहाँ पे हमारे लिए मेन चीज़ जो समझना है वो ये A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ना, 2 कॉलम से ज़्यादा हो नहीं सकते इसलिए हम नीचे आ जाएंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा मैट्रिक्स वर्ड को और मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन का। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स को देखते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिनके पास सिर्फ एक रो होंगी। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रोज कितनी होंगी, सिर्फ एक। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखिए मैंने दिया है
1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, एक रो। 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसमें भी एक ही रो है। 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, इसमें भी एक ही रो है। सब में सिर्फ 1 रोज़ हैं, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 4 कॉलम है, लेकिन रोज सब में एक है। कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिनके पास सिर्फ 1 कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, एक 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है और एक 3 क्रॉस 1 की। इसमें 2 रोज़ हैं लेकिन कॉलम एक है, इसमें 3 रोज़ हैं लेकिन कॉलम एक है, तो इसलिए ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। फिर है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमने 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ली, मतलब सिर्फ एक रो और एक कॉलम। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, ठीक है, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक। इसके बाद फिर हमने क्या ले लिया, डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट इन लीडिंग डायगोनल एंड अदर्स आर 0। अब इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, ये तो डेफिनीशन हो गया आपका। आई थिंक स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, जिनमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे पास देखिए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ये वाला डायगोनल होगा और एक ये वाला डायगोनल होगा, लेकिन इस डायगोनल को हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं। जो पहला डायगोनल पड़ता है इसे हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जो लीडिंग डायगोनल हैं सिर्फ उसमें एलिमेंट होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की है, 2 रो 2 कॉलम है, लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट है बाकी 0। ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की है, इसमें भी लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट है बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से ही स्केलर मैट्रिक्स बनता है। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो फिक्स होते हैं कि जो होंगे सब एक ही होंगे। अगर 2 है तो डायगोनल में सारे 2 दिखेंगे, 3 है तो डायगोनल में सारे 3 दिखेंगे, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 क्रॉस 2 का था तो इसलिए मैंने 2 लिया, या 3 क्रॉस 3 का था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया। यहाँ पे हम 5 5 5 भी ले सकते थे, यहाँ पे हम 6 6 भी ले सकते थे। तो मतलब कि ये हमारे पास जो है स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद फिर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से ही हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी आता है। यहाँ पे फिक्स हो जाता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सिर्फ 1 होंगे बस, ठीक है। जैसे स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट कोई सा भी नंबर हो लेकिन सारे सेम हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल का जो नंबर है वो 1 होगा, बाकी सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे ये आपने देखा 2 क्रॉस 2 में लीडिंग डायगोनल में 1 1, 3 क्रॉस 3 में भी लीडिंग डायगोनल में 1 1 1 हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्पेशली लिखते हैं I1 I2 I3 एंड सो ऑन से, ठीक है। I1 का मतलब हो गया 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I2 का मतलब 2 क्रॉस 2 की, I3 का मतलब 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हमारे पास है नल मैट्रिक्स। ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, और इसको हम O से डिनोट करते हैं, किससे, O से। नेक्स्ट हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिफिनीशन देखिए उसकी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कह रहा है आपसे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0 बिलो द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल मीन्स जो लीडिंग डायगोनल है। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए इसको हम
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट जीरो अबव द मेन डायगोनल, मतलब कि जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। बाकी सब एलिमेंट्स दिखेंगे लेकिन उसके ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये इस तरीके से डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। इसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि दो मैट्रिसेस जो होती हैं उनके बीच में इक्वालिटी कब हो सकती है, इस बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो उनमें इक्वालिटी तब हो सकती है, डेफिनीशन तो आपके सामने लिखी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दो मैट्रिक्स आपको दिख रही हैं जिनमें कि नंबर ऑफ द रोज सेम है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम होने का मतलब उनका ऑर्डर सेम है। जैसे एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मतलब कि उनमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, उसमें भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है वो, मतलब उसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं। तो फिर वो दोनों मैट्रिक्सेस हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगी। और अगर कोई दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना। आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। और ये कहा जा रहा है, बीच में इक्वल का साइन लगा करके ये कहा जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये जो पहला एलिमेंट है ये पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के, ये तीसरा इस तीसरे के। फिर सेकंड वाली रो का पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के। इसी के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू मिल गई 6, y की वैल्यू मिल गई 8 और z की वैल्यू मिल गई -2। आई थिंक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी एक इजी टॉपिक था आपके लिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि R.D. शर्मा की बुक्स के फर्स्ट एक्सरसाइज को टच करते हैं। और अगर इन क्वेश्चंस को करना आपको आ गया तो फर्स्ट एक्सरसाइज जब आप घर पे करेंगे तो आपको आ जाएगी पूरी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो आपने देखा था कि जैसे हमारे पास ऑर्डर होता था 2 क्रॉस 3, तो 2 3 हमने क्या कर दिया 6, तो पता चल गया कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। मतलब कि मेरे कहने का सेंस ये है आपके लिए कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको अगर हम प्रोडक्ट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट्स में क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हैं कि 8 आ जाए। जैसे 1 इंटू 8 या 8 इंटू 1। 1 इंटू 8 में 1 रो 8 कॉलम्स, 8 इंटू 1 में 8 रो 1 कॉलम। दूसरा पॉसिबिलिटी है 2 इंटू 4, तो यहाँ पे 2 रोज 4 कॉलम्स, और यहाँ पे 4 इंटू 2 मतलब 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये हो गए पॉसिबल ऑर्डर्स। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड A11 A23 A21 A32 इन मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट आया 1। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आपका सेकेंड रो है और ये आपका थर्ड कॉलम है, कौन सा एलिमेंट आया 0, तो ये हो गया 0। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, कौन सा एलिमेंट आया 6। A32 थर्ड रो एंड A32 का मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में आपके पास कौन सा एलिमेंट वहाँ पे दिखाई दे रहा है -2, तो सो इट इज़ -2। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास
कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स ए, जिसके लिए एलिमेंट को लिखा गया है ए आई जे, और ए आई जे को डिफाइन किया गया है 2i माइनस जे। अब हमें 2x3 की मैट्रिक्स करना है, तो मतलब कि 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो पहले आप इसको इलेबोरेट करके लिख लीजिए। A इज इक्वल्स टू A11। अब A11 में ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसमें देखिए 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स यहाँ पे 3 हो गए, तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रो पे आएंगे। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को या तो आप अपने मन में कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन ये इजी है, अदरवाइज़ आप कहीं कर भी सकते हैं कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा दिया है। A11 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे 2 का 1 से मल्टीप्लाई -1, सॉल्व किया 1 आ गया। A21 मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, सॉल्व किया 3 आ गया। ऐसे ही सारे सॉल्व आप करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दिया है इफ़ दिस इक्वल दिस फाइंड x y z w। अब ये जो दिया है इसके बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, और हम देख भी रहे हैं कि इनके ऑर्डर सेम हैं। इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इनके ऑर्डर सेम है ना, तो इसलिए इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये पहला पहले के इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। z कितने के इक्वल हो जाएगा, 4 के। 2x माइनस वाई कितने के इक्वल होगा, 0 के। w किसके इक्वल होगा, 5 के। इसके बाद फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो z और w की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से आ गई। ये दोनों कैसी इक्वेशन बन रही हैं, एक टाइप की ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रही हैं, तो उनको आप सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको x, y, z और w ये चारों वैल्यूज़ पता चल गई। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अब आप अपने आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे।